आसीन इस सभा के सभापति महोदय, मंच पे आसीन मधेसियों के एकमात्र आस के रूप में रहे जनमत पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सी राव जी, मंच पे आसीन जनमत पार्टी के केंद्रीय नेता राम नरेश कुशवाहा जी, मंच पे आसीन गैर आवासीय मधेसी संघ के उपाध्यक्ष श्रीमान इंद्रजीत यादव जी लगायत मंच पे आसीन समस्त जनमत पार्टी के नेता और नेतृगण, विभिन्न भातृ संगठन के पदाधिकारीगण, शहीद परिवार के अग्रजगण तथा यहाँ पे उपस्थित बहुत बड़ी सभा में आप सब उपस्थित मेरी माताएं बहनें, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और समस्त सरलाही निवासियों को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं उन वीरों के सामने खड़ा हूं, उन महापुरुषों के सामने खड़ा हूं, उन माताओं के सामने खड़ा हूं जिन्होंने मधेश के लिए, इस धरती के लिए, इस धरती की उन्नति के लिए कभी भी कोई भी समय में कोई कसर बाकी नहीं रखा है। इसलिए मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं और अपने को बहुत बड़ा गर्वान्वित ठानता हूं, क्योंकि आज इतिहास दिखाता है सरलाही के निवासियों, मेरे भाइयों, यदि मधेश के लिए कहीं आंदोलन का शुरुआत सिरहा से हुआ होगा, यदि आंदोलन का शुरुआत सप्तरी से हुआ होगा, तो उसका प्रतिफल देने वाला यही सरलाही के निवासी हैं, आप ही लोग हैं। इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जनमत पार्टी की विजय यात्रा है, विजय यात्रा, जो आप सब ने यहाँ पे एक भारी उपस्थिति की संख्या में जिस प्रकार आप सब ने उपस्थिति जताई और जिस प्रकार लाउड स्पीकर हरम छाप को कदर किया और जनमत पार्टी का सम्मान किया, जिस प्रकार उपस्थित हुए, ये मैं गर्व के साथ कहता हूं, ये जनमत पार्टी की विजय यात्रा नहीं, ये पूरे मधेसियों की विजय यात्रा है। और मैं यहाँ से घोषणा भी करना चाहता हूं, मधेसियों घबराओ मत, चिंता मत करो, परवाह मत करो, क्योंकि अभी तक हम सब ने जो भी देखा, जो भी झेला, जितनी भी परेशानी झेल लिया, अब वह समय बीत गया है, क्योंकि अब आपका नेता, आपका बेटा डॉक्टर सी के राउत आपके सामने खड़ा हो चुका है। अब कोई माई का लाल इस हरम छाप को और डॉक्टर सी के राउत के सामने डटने की हिम्मत नहीं करेगा। याद कीजिए कि जनमत पार्टी ने आपकी समृद्धि के लिए, आपके विकास के लिए, आपको रोजगारी देने के लिए, एक घर एक रोजगारी की व्यवस्था करने के लिए, वातावरण की सुरक्षा करने के लिए, माता बहनों की इज्जत आबरू रखने के लिए, मेरे भाइयों को रोजगारी देने के लिए पूरा के पूरा अपना योजना बना चुका है, पूरी के पूरी अपनी रणनीति तय कर चुका है कि मधेसियों घबराओ मत, अब आपको यहीं पे रोजगारी मिलेगा, एक घर एक रोजगारी की व्यवस्था होगी, आपका घास पास शिक्षा स्वास्थ्य यहाँ पे निश्चित होगा, आपको अपमानित नहीं किया जाएगा, आपको तिरस्कृत नहीं किया जाएगा, आपको अधिकार संपन्न किया जाएगा। इसलिए जनमत पार्टी ने तय किया है कि अब मधेश में किसी दलालों का राज नहीं, किसी गुंडा और तस्कर का राज नहीं होगा, मधेश में अब होगा तो जनता का राज होगा, और वह नमूना आप लोग दिखा चुके हैं, यह आप लोग यहाँ पे बता चुके हैं, उनको दिखा चुके हैं इस उपस्थिति से कि अब जनता की राज होगी, और लाउड स्पीकर में हम सब मोहर मार के आने वाले चुनाव में
जो चुनाव भी घोषणा हो चुका है, जो चुनाव का भी आगाज हो चुका है, जो उसका भी समय तय कर दिया गया है। आने वाले बैसाख 17 और 27 गते चुनाव का भी निर्धारण हो चुका है। इसी चुनाव में आप सब ने लाउड स्पीकर छाप में मोहर मार करके जनता की राज बनाओ और एक घर एक रोजगारी की व्यवस्था लो। दूसरी बात, समस्या तो बहुत है। मेरे सभी मित्रों ने यहाँ पे खड़े होकर केवल समस्या की बात कही है, वास्तव में है भी। पढ़ने वाले यहाँ के, पढ़ाने वाले यहाँ के, लोक सेवा की कार्यालय वहाँ पे, हम लोग यहाँ के, हमारी माताएं बहनें यहाँ पे, दवा कराना वहाँ पे जाना पड़ता है। आज विकास की गति तो ये हो चुकी है कि प्रत्येक दिन 1000 से 1500 तक हमारे युवा भाई विदेश जाने पे मजबूर हो रहे हैं। हमको बेचा जा रहा है, हमारे खून को बेचा जा रहा है। हम विदेश में भी अगर काम करते हैं तो वहाँ पे मर के काम करते हैं, 50 डिग्री तापक्रम में जाके काम करते हैं, 50 मंजिला घर पे जाकर के ऊपर पेंट लगाते हैं और वहाँ से प्रत्येक दिन 3 लाश आती है नेपाल में, तब हमारे घर का चूल्हा जलाता है। समस्या कितना गिनाया जाए। अस्पतालों की हालत तो यह है कि हमारी माताएं गर्भवती है, हॉस्पिटल से बाहर बच्चा पैदा करने पर मजबूर है, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में नर्स की व्यवस्थाएं नहीं है। समस्या कितना गिनाए। एक बरस में 60 से 62 दलित भाइयों का हत्या कर दिया गया है। इसी 2 नंबर प्रदेश में एक बरस में 168 मेरी माताएं बहनों का बलात्कार हो गया। डकैती की हालत तो इतनी है कि अरबों का घोटाला, करोड़ों का घोटाला प्रत्येक दिन आप सब देखते होंगे, पेपरों में देखते होंगे, फेसबुक वगैरह में देखते होंगे। एक एक मंत्री अरबों अरब का घोटाला किए। समस्या तो बहुत है। भूमिहीनता की अवस्था यह है कि 41 सैकड़ा में 41 मुसलमानों के पास अपनी जमीन नहीं है घर बनाने की। 45 सैकड़ा में 45 दलित भाइयों का अपना घर बनाने का जमीन नहीं है। समस्या तो बहुत है। मेरी माताओं में सैकड़ा में 50 माताओं में खून की कमी है। सैकड़ा में हमारे 40 बच्चों में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, खाना की कमी है। समस्या तो बहुत है। समस्या का गिनती किया जाए तो पूरा के पूरा लिस्ट भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं आई हैं, जो भी राजनीतिक बदलाव हुआ है, सब ने हमारा खून ही चूसा है। चाहे वो राजा तंत्र से हो, चाहे ये मधेशवादी जो अपने को कहने वाले ये उपेंद्र और राजेंद्र महतो महंत ठाकुर के तंत्र की बात किया जाए, सब ने हम सबको लूटा ही है, सब ने हमारा खून चूसा ही है, सब ने हमारा हत्या करवाया ही है, सब ने राजनीति के नाम पे अपना महल काठमांडू में बनाया ही है, सब ने अपने बाल बच्चों को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सेटल किया ही है, सब ने हमारे साथ गद्दारी किया ही है। इसलिए हम तो कहते हैं सारी समस्या का एक ही समाधान है। ज्यादा बार आपको सोचना भी नहीं है, ज्यादा समस्याओं की गणना भी नहीं करना है, ज्यादा लिस्ट भी तैयार नहीं करना है। केवल समस्या एक है मेरे भाइयों, सरलाही के निवासियों, केवल एक समस्या है हमारे पास। केवल एक समस्या यह है कि हमारी अपनी सरकार नहीं है। हमने जो सरकार बनाया वो सब दोगलों की सरकार है, वो सब भ्रष्टाचारियों की सरकार है, वो सब अत्याचारियों की सरकार है। इसलिए सरकार बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता होती है, वो चीज है आपकी मत, आपका वोट। और उस वोट को यदि आप कसम खा के आज यहीं पे तय करते हैं कि हम लाउड स्पीकर छाप में ही मोहर लगा करके जनता का सरकार बनाएंगे, और वो जनता का सरकार क्या करेगी, जनता राज कायम करेगी, एक घर एक रोजगारी की व्यवस्था करेगी, किसी भाई को मरना नहीं पड़ेगा, किसी मेरी माताओं बहनों का बलात्कार नहीं होगा, किसी का आज सर्वहारा वर्ग की नाम की पार्टी कम्युनिस्ट जिसमें आज हमारे घर पे बुलडोजर चला रही है,
जिसने आज हमारे घर की दीवार को तोड़ रही है। लेकिन मेरे भाइयों, यहीं पे यदि जनता की सरकार होती, जनता का राज होता, जनता की अपनी व्यवस्था होती, तो ये योजना जो सड़क विस्तार का योजना है, वो योजना का अभी का योजना तो नहीं है ना, 10 वर्ष पहले का योजना है। यदि वहीं पे जनमत पार्टी की सरकार होती, यदि हमारे जनता की राज होती, तो वहीं पे गांव गांव में डिजिटल रूप में टेलीविजन मार्फत दिखाया जाता 10 बरस पहले कि मेरे भाई आपको घर भी बनाना है तो इतना जगह छोड़ के आप घर बनाइए, इतना जमीन छोड़ के आप घर बनाइए, क्योंकि 10 बरस के बाद यहाँ पे रोड का विस्तार होगा। क्या हमारे किसी भाई का घर तोड़ा जाता? क्या किसी की दीवार गिरती? नहीं गिरती ना। वो इसलिए नहीं बताया गया आप सभी को, हम सभी को इसलिए नहीं बताया गया कि वो हमारा सरकार नहीं था, वो जनता का सरकार नहीं था, वो केवल तस्कर और भ्रष्टाचारियों का सरकार था, अत्याचारियों और दलालों का सरकार था। इसलिए आप सब तय कीजिए, क्या तय करना है? तय करना है कि इस बार जो हम सबको मौका मिला है, जो हम खुद को चांस मिला है, जो हम सबको एक अवसर मिला है, इसको गंवाना नहीं है। आने वाले चुनाव में, आने वाले इलेक्शन में मोहर छाप हम सबको लाउड स्पीकर में ही लगाना है और जनता की राज को बनाना है। इसलिए इसके लिए अवसर है, आप सब तैयार होइए, आप सब आगे बढ़िए, वरना ये शासक लोग ये हमेशा हम लोग को इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे, हमेशा इसी तरह लूटते रहेंगे, हमेशा इसी तरह अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करते रहेंगे। इसलिए सारी चीज का निवारण एक ही है कि अपना सरकार होना चाहिए। अपने सरकार के लिए इस लाउड स्पीकर छाप में मोहर लगाना होगा, आप सभी को, और जनता का राज बनाना होगा, एक घर एक रोजगारी की व्यवस्था करना होगा। आने वाले इलेक्शन में इसी प्रकार आप सब देख लीजिए, ये लाउड स्पीकर छाप है, लाउड स्पीकर, और इसी प्रकार आपको दिया जाएगा मोहर लगाने का स्वस्तिक चिन्ह का प्रतीक, और इसको आराम से बिना निसंकोच, कोई शंका उपशंका नहीं करके यहाँ पे मोहर लगा करके आप दिखा दीजिए और बता दीजिए उन गद्दारों को, उन अत्याचारों को कि अब तुम्हारी दलाली यहाँ नहीं चलने वाली है, क्योंकि जनता की पार्टी आ चुकी है, जनमत पार्टी आ चुकी है, उसका चुनाव चिन्ह भी तय हो चुका है, उसका चुनाव चिन्ह भी फिक्स कर दिया गया है, लाउड स्पीकर हरन छाप। इसलिए मैं कहता हूं, चुपे चाप हरन छाप, कुछ मत सोचना, इधर उधर की बात मत सोचना कि अगर सोचोगे तो फंसोगे। ये पक्का है, निश्चित है, जितना सोचोगे उतना फंसते जाओगे, क्योंकि हमारे बाप दादा ने नहीं सोचा, 70 वर्ष से कांग्रेस को वोट देते रहे और हमारी हालत क्या हो गई आप खुद देख रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने नहीं सोचा, 40 वर्ष से कम्युनिस्ट को जिताते रहे, हमारे भाई लोग, हमारी माताएं नहीं सोची, 20 वर्ष से राजपा जसपा ये क्या क्या नाम है, इनको वोट देते रहे, इन अत्याचारियों को, और हालत बद से बदतर कर दी गई, जिसका गणना मैं यहाँ पे गिनाऊं तो पूरा दिन बीत जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, सारे चीज का समाधान एक ही है कि अपनी सरकार होनी चाहिए, जनमत पार्टी की सरकार होनी चाहिए, उसी से पूरी समस्या का समाधान निश्चित है। और उसके लिए जनमत पार्टी पूरा के पूरा ग्रैंड डिजाइन, पूरा के पूरा योजना बना चुका है कि यहाँ पे समृद्धि कैसे लाना है, यहाँ पे विकास कैसे करना है, यहाँ पे रोजगारी कैसे देना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर नमूना भी बता देता हूँ। कोई बाहर में ये मत कहिएगा कि ये झूठे लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको गिना देता हूँ कि एक वार्ड है, मान लीजिए एक वार्ड में 1 करोड़ से ज्यादा का बजट होता है मेरे भाइयों, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। अगर उसी वार्ड में एक जगह पे केवल झोला बनाने का फैक्ट्री लगा दिया जाए तो सैकड़ों अनपढ़ मेरी माताएं बहनें उसमें सैकड़ों लोग काम करेगी। केवल ऊन का झोला बनाने का फैक्ट्री खोल दिया जाए और तय कर दिया जाए कि यही झोला मेरे इस नगर पालिका, इस गांव पालिका में बिकेगा, स्कूल में भी, अस्पताल में भी, अन्य कार्यालय में भी, हर जगह इसी झोला का प्रयोग होगा, तो
सैकड़ों माताएं बहनें मेरी उसमें काम करेगी, केवल 5 से 10 लाख रुपया खर्च कर दिया जाए तो। दूसरी बात, अभी शांत हो जाइए। दूसरी बात, अगर एक वार्ड में 2 जगह पे साबुन बनाने का, सरफ बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, माचिस बनाने का अगर छोटा छोटा इंस्टॉल खोल दिया जाए, किसी के घर को भाड़ा पे लेकर अगर छोटा सा फैक्ट्री बना दिया जाए, तो सैकड़ों युवा उसमें काम करेंगे कि नहीं करेंगे? केवल 10 लाख रुपया के खर्च में एक वार्ड में मेरे भाइयों केवल एक जगह पे गारमेंट फैक्ट्री बना दिया जाए, 10 को मशीन रख दिया जाए, सिलाई मशीन रख दिया जाए, तो 50 मेरे भाई मेरे माताएं बहनें उसमें काम करेंगी कि नहीं करेंगी? तो याद कीजिए, केवल 50 लाख रुपया यदि खर्च कर दिया जाए तो यहाँ पे 300 लोग को हम सब यही बेरोजगारी दे सकते हैं। याद कीजिए, यदि जनमत पार्टी की सरकार 5 बरस रहेगी तो 5 × 3 कितना हुआ? 1500 हुआ कि नहीं? बोलो, आपके वार्ड में कितना घर है? 1500 से 2000 से ज्यादा घर नहीं है। केवल 50 लाख रुपया के खर्च में हम सबने 300 नहीं 1500 परिवार को डायरेक्ट 15 से 20 हजार रुपया का व्यवस्था कर सकते हैं। तब तो हम सोचेंगे ना कि हमारी स्वास्थ्य की स्थिति क्या होना चाहिए, तब हम जानेंगे ना कि अब हमारा बाल बच्चा का पढ़ाई किस लेवल में होना चाहिए। अभी तक तो हम सब केवल पेट के लिए मरते हैं, केवल पेट के लिए काम करते हैं और दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। विकास क्या है, राजनीति क्या है, संभावना क्या है, शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है, कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। इसलिए निसंकोच, कोई संकोच मत करना, कोई इधर उधर गिलवासिका मत करना, किसी की बात में बहकाए में मत आना। केवल लाउड स्पीकर छाप में मोहर लगा करके जनता राज स्थापित करना होगा, तभी हमारी समस्या की समाधान हो सकती है, वरना दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे भाइयों। अगर इनके बहकाव में पड़े रहोगे तो 70 बरस से कांग्रेस ने यही किया ना, आपकी पूरी संपत्ति बेचा है, केवल आपको दिया कुछ नहीं, नागरिकता तक के हक नहीं दिया। नागरिकता तक नहीं देने वाला काम अगर किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा एक कांग्रेस ने किया है, जिसको हम सब ने पाला पोसा, जिसको हमारे बुजुर्गों ने बनाया, जिस पार्टी के लिए हम आज भी अपने को क्रियाशील सदस्य मान रहे हैं, जिसका झंडा लेके आज भी हम घूम रहे हैं, वो पार्टी 70 वर्ष से केवल एक काम किया है, आपकी संपत्ति को बेचा है, आपके जंगल को बेचा, आपके नदियां सबको बेच दिया। आज आपके खेत में सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, लेकिन पूरी नदी बेच दी गई है। बगैर दूसरे देश के परमिशन आप उस नदी को बांध के अपने खेत में पानी तक नहीं लगा सकते। इस प्रकार जितना खानी था, जितनी जमीन थी, सबके सब बेचने का काम अगर कोई किया है तो एक कांग्रेसियों ने किया है, वो 70 वर्ष से किया है। इसलिए क्रियाशील हटाओ, वो क्रियाशील आपको नहीं दिया है, आपके बाल बच्चों को काज क्रिया करने का प्रमाण पत्र दिया है। इसलिए सभी लोग इस कांग्रेसी का जितना भी दज्जाल मक्कारी का क्रियाशील सदस्य है, एक जगह पे जुट के जला देना चाहिए। उसके लिए आप सब तैयार है कि नहीं? बोलो, उसको जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? हम सबको बेचने के सिवा कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। कम्युनिस्ट आया, कम्युनिस्ट ने कांग्रेस को बेचा था, कम्युनिस्ट ने पूरी संपत्ति पे कब्जा करवाया। सुकुम्बासी पुनर्वास और भूमि सुधार के नाम पे यहाँ बर्मा, भूटान, थाईलैंड से ला करके लोगों को बैठा दिया। आज आपका जंगल एक लकड़ी भी नहीं ला सकते, वो पूरा के पूरा दूसरा सब आकर के कब्जा कर लिया। यहाँ की जितनी नौकरी है, यहाँ की जितनी सुविधाएं हैं, सबके सब दूसरे द्वारा कब्जा किया गया है। ये कम्युनिस्टों का काम है। आपको आदमी तक नहीं गिनने वाला कम्युनिस्ट, देसी धोती काले इंडियन बिहारी कहने वाला कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इस कम्युनिस्ट के चंगुल से भी निकलना अब हमारे लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि 45-50% कम्युनिस्ट को हमने देख के आए। और वो दुराचार अब मत कीजिएगा, वो अन्याय अब मत कीजिएगा, क्योंकि हमने झूठ नहीं बोला। कोई माइकलाल एक शब्द झूठ साबित कर दे, कोई कम्युनिस्ट कांग्रेस को जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हो, इस मंच से मैं कह रहा हूं। इसलिए अब उसके भी क्रियाशील को जलाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने तो हमारी पूरी संपत्ति पे कब्जा करवाया, हमको इंसान तक नहीं गिना, काले मर्सिया कैसी धोती बिहारी से नीचे तक का दर्जा नहीं दिया। उसी में से
उसी कम्युनिस्ट कांग्रेस में से भगोड़े कुछ दज्जाल कुछ हमारे चेहरा वाले हमारे भाइयों की लाश की सीढ़ी बना करके और उन्होंने अपने को मधेसी कह करके केवल एजेंटगिरी किया है। उनका वोट आप मधेसियों से लिया, बेचने का काम उन्हीं शासकों को किया। केपी ओली को प्रदेश 2 नंबर निषेध करने वाला वही, फिर बुला के स्वागत करने वाला भी वही। उनको उनके साथ में बार बार समझौता और धोखा करके मधेसियों को बेचने वाला भी वही। आज पूरी पार्टी जो कभी मधेसी के नाम से हुआ करती थी, मधेसी जन अधिकार फोरम, उसको बेचते बेचते आज उसी बाबूराम भटरई के चरणों में जाके सौंप दिया। बताइए इन अत्याचारियों को क्या छोड़ना चाहिए? इनका तो इतना बड़ा जुर्म है कि ये तो गिद्धों का झुंड है, गिद्धों का झुंड मेरे भाइयों। ये गिद्ध का झुंड होता है, दूर से देखता रहता है। और वो यही किया, जब आपके यहाँ बाढ़ लगी तो ये काठमांडू में बैठा था। जब यहाँ पे कोरोना का टाइम आया तो ये गिद्ध सब काठमांडू में बैठा था। जब यहाँ पे मेरे भाई मर रहे थे रोड पे आंदोलन में, तब ये सब काठमांडू में मजा ले रहा था, चाय और बिस्कुट खा रहा था। 84 बार यही का महान ठाकुर जी, यही के राजन मातो जी हम सबको आंदोलन में छोड़ के जाकर के विद्या देवी भंडारी को राष्ट्रपति बनाया कि नहीं बनाया? हम सभी को यहीं पे मरते दम तक छोड़ करके वहां पर जाके सुशील कोइराला को प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? इसलिए इस गिद्धों का झुंड को भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसके लिए तो आपने सब किया, इसके लिए आपने खून भी बहाया, बलिदानी भी दिया, इसके लिए पसीना भी बहाया, इसके लिए आंदोलन भी किया, इसके लिए आप जितना कुछ चाहिए वोट भी दिया, वोट दे करके इसका सरकार भी बना दिया। लेकिन क्या अत्याचार और दुराचार खत्म हो गया? ये तो रावण रूपी है, दशानंद है ये, क्योंकि रावण कितनों विद्वान क्यों ना हो जाए, अत्याचार वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके जीन में अत्याचार बैठा है। इसलिए ये अत्याचार चाहे उपेंद्र यादव हो, चाहे राजन मातो हो, चाहे हृदय त्रिपाठी, शरद सिंह भंडारी, कोई भी हो, राजन मातो कोई भी हो, ये सब अत्याचारियों का झुंड है। इसके जीन में ही अत्याचार है, इसके जीन में ही मधेसियों को मरवाओ, अपने को मंत्री बनो, उससे नीचे का सोच ही नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए एक कमिटी में मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप सभी से, गिद्धों में तो थोड़ा सा विवेक होता है मेरे भाइयों। अरे गिद्ध तो थोड़ा समझदार होते हैं, क्योंकि गिद्ध तो मुर्दे खाते हैं, मुर्दे। लेकिन ये ऐसे गिद्ध हैं कि ये जिंदे को खा लिए और जाकर के अपना मंत्री बन गए। इसलिए अत्याचारियों को भी नहीं छोड़ना है मेरे भाइयों। समस्या तो बहुत है, कितनी गिनाए, लेकिन समाधान एक ही है मेरे दोस्तों, समाधान एक ही है कि जनमत पार्टी की सरकार जनता राज और लाउड स्पीकर में मोहर जब तक आप लगाओगे नहीं, तब तक समस्या की समाधान हो ही नहीं सकती। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम सब ने देख चुके हैं, एक बार नहीं बार बार देख चुके हैं। इसलिए अब जनता की बारी है और जनता राज बनाने की बारी है, लाउड स्पीकर में मोहर लगाने की बारी है। बोलो आप सब लगाओगे लाउड स्पीकर में मोहर? अरे कितने लोग लगाओगे? हाथ उठाओ। अरे खड़े वाले आप लोग नहीं लगाओगे क्या? अरे रोड पे भी बैठ के आप मोहर लगा सकते हो, इसलिए हाथ उठाने की जरूरत है। धन्यवाद। और मेरे भाइयों, आप नीचे करो। मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ से कि घबराना मत, परेशान मत होना, क्योंकि परेशानी देना अत्याचारियों की फितरत होती है, अत्याचारियों का काम होता है। और अत्याचार से निपटने का काम अच्छे लोगों का होता है। यदि आप लोग अच्छे लोग हो तो इन अत्याचारियों को भगाना भी पड़ेगा, इनको लपेटना ही पड़ेगा। और आएगा उपेंद्र यादव तो कह देना, तुमको तो अब गोरखा से चुनाव लड़ना है ना, तुम अब यहाँ से क्यों चुनाव लड़ोगे? क्योंकि तुमने तो पूरे मधेसियों का सम्मान गोरखा वाले को दे दिया, बाबूराम भटरई को दे दिया ना। चुनाव लड़ो, कभी आएंगे राजेंद्र महतो भगौड़े। मेरे भाइयों, होशियार रहना इनसे, क्योंकि आप सबको जब ठगा फिर भाग करके चला गया धनुषा। अब धनुषा वालों को भी ठग लिया, भाग के जाता है सप्तरी में, कहता है अब हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। याद कीजिए, जो भगौड़ा एक जगह पे रह नहीं सकता, वो अधिकार क्या ठाक दिलाए
दिखाना होगा। और मैं आप सबको यह भी बता दूं कि घबराना मत, ये धमकी देंगे, ये कोई भी लालच दिखाएंगे, कोई भी किसी का प्रलोभन दिखाएंगे, घबराना मत, क्योंकि हम सब तो धार्मिक है, धार्मिक। और जिसके रग में धर्म हो गया, धारण हो गया, वो डरता नहीं है। क्योंकि हम सब ने देखा है कि हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे, उनको ज्ञात हुआ कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं समुद्र को छलांग लगा सकता हूं। तब वो छलांग लगा के जब जा रहे थे तो समुद्र में उनको कौन मिला? सबसे पहले सुरसा भगवती सुरसा मिली। दानव थी वो, दानव राक्षसनी सुरसा मिली। और सुरसा जब देखा हनुमान जी को तो अपना पूरा मुंह खोल दिया। इतना खोला, पूरा के पूरा मुंह खोला, इतना तक खोला कि 64 योजन तक मुंह खोल दिया। अब हनुमान जी सोचे कि कभी कभी तो नम्रता भी दिखाना पड़ता है ना। छोटे बन गए मच्छर के तरह और उनके पेट में पूरा घूम के बाहर निकला। कहा, मां, अब तुम्हारा जो संकल्प था, प्रतिज्ञा था कि जो गुजरेगा उसको खा लेंगे, तो हम तो आपके पेट में से घूम के निकल आए हैं, अब तो हमको छोड़ दो ना। इतनी बड़ी नम्रता दिखाई कि वो राक्षसनी भी उनको छोड़ने पे मजबूर हो गई। और जब वहां से आगे बढ़े, लंका के दरवाजे के जैसे पहुंचे तो लंकनी खड़ी थी। लंकनी ने जैसे रोका तो हनुमान जी ने ऐसा गदा मारा कि एक ही गदा में वो ढेर हो गई। ढेर हुई कि नहीं? अब सोचने की बात यहाँ पे है मेरे भाइयों कि सुरसा ने इतना बड़ा मुंह खोल दिया, तब हनुमान जी अपने गदा का इस्तेमाल नहीं किए, प्रयोग नहीं किए, लेकिन लंकनी जैसे रोका तो उसको गदा से ढेर क्यों कर दिए? जनमत पार्टी वही है मेरे भाइयों। कभी हम नम्रता भी दिखाएंगे और वक्त आएगा तो गदा भी चलाएंगे। उन अत्याचारियों को बता देना कि तुम्हारे प्रलोभन में अब हम नहीं आने वाले। और ये सिर्फ हिंदू भाइयों के ग्रंथ में नहीं, मेरे मुसलमान भाइयों के ग्रंथ में भी वही है। क्योंकि करबला के मैदान में हुसैन को जब यजीद ने कहा, हुसैन तुम मेरी हुकूमत को स्वीकार कर लो, मान लो, तुमको जो चाहो सो देंगे, पैसा देंगे, धन दौलत सब कुछ दे देंगे, राजा बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन हुसैन ने यही बात कहा, यजीद तू मेरी गर्दन को तो काट सकता है, तू मेरे बच्चों को मार सकता है, लेकिन मैं तेरी हुकूमत को स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि अगर हुकूमत तेरी स्वीकार कर लेंगे तो पूरी दुनिया से हक और इंसाफ मिट जाएगा। और वही किया, पूरा गर्दन कटा दिया, कुछ नहीं बोले। लेकिन वही मुसलमान उन्हीं के खानदान में से जब दिल्ली में आए तो पूरा आना सागर का पानी एक ही प्याला में खोजा, गरीब निवाज ने भर के पृथ्वीराज चौहान को चैलेंज दिया। तो याद करो, वहां पे उनको ताकत बचाना था और यहाँ पे इनको ताकत दिखाना था। इसलिए जनमत पार्टी वो चीज है कि वक्त आएगा तो इन गद्दारों को दिखाएंगे भी, और वो वक्त आ चुका है। वो वक्त आ चुका है। कौन सा वक्त है जानते हैं ना आप लोग? ये वही वक्त है, क्योंकि जनता की सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में अगर कोई है तो उसका मत है, उसका वोट है, जो 5 वर्ष के बाद में उसको अवसर मिलता है। इसलिए उस अवसर को तलाशना होगा, उस अवसर को जाया नहीं जाने देना होगा, और उस अवसर को सही प्रयोग करके लाउड स्पीकर में ही मोहर लगा करके जनता राज स्थापित करना होगा। और जनता को, लोगों को, मेरे भाइयों को यहीं पे रोजगारी की व्यवस्था करना होगा। क्या इसके लिए आप लोग तैयार है? नहीं तैयार है? कौन नहीं तैयार है? हाथ उठाओ जोर से, अरे ताली भी बजा दो यार, दोनों हाथ उठा के। मेरे भाई नहीं तैयार है क्या? वो लोग भी तैयार होंगे। याद कीजिए, धर्मशास्त्र भी वही कहता है, मुसलमानों बिरयानी में मत बिकना, किसी के चंगुल में आके मत बिकना, क्योंकि कुरान ऐलान करता है, हदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब। तुम सीधे रास्ते पे चलो, तुम उनके रास्ते में मत चलो जो गुमराहियों का रास्ता है, जो अत्याचारियों का रास्ता है, जो दुराचारियों का रास्ता है। उनके रास्ते में मत चलो जिसने तुम्हारे बाल बच्चों के मुस्तकबिल को मिटाने वाला रास्ता है।
है। याद कीजिए, उस रास्ते पे मत चलो, उस रास्ते पे चलो जो भलाई की ओर ले जाता हो, जो सही रास्ता की ओर ले जाता हो, जिसमें भविष्य उज्जवल हो। हमको कुरान मानना है कि इन गद्दारों को मानना है, मुसलमानों तय करना तुम्हारा काम है। यदि कुरान को नहीं मानोगे तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। कितनों को अपना दाढ़ी पालो, कितनों टोपी लगाओ, कितनों नमाज पढ़ लो, लेकिन इहदिना सिरातल मुस्तकीम को नहीं मानोगे तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। बोलो, कौन सा कम्युनिस्ट, कौन सा कांग्रेस, कौन सा चस्पा इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर है? जबकि हमको हमारे दादा को भी नागरिकता के लिए आंदोलन में मारा, और हमको भी मारा, हमारे बच्चों की हत्या की, हमको यहाँ विदेश जाने पे मजबूर कर दिया। इन अत्याचारियों का रास्ता छोड़ना ही होगा। बोलो, छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? यदि नहीं छोड़ोगे तुम मुसलमान नहीं हो सकते, तुम मुनाफिक हो। और कुरान कह दिया है कि मुनाफिक की बख्शीश कभी हो ही नहीं सकती, उसको कयामत में भी उसका अवज देना ही पड़ेगा। मेरे हिंदू भाइयों, केवल 500 रुपया धोती साड़ी ब्लाउज में बिकना नहीं है, क्योंकि आपकी होली ग्रंथ, आपकी किताब, आपका धर्म कहता है व्यक्ति अपने पद से पदभ्रष्ट हो जाए, न्याय अन्याय की परवाह नहीं हो, उसका मूल अधिकार हनन हो रहा हो, उसे कोई चिंता नहीं हो, तो मानव नहीं पशु है, और उसका हत्या करना, वध करना मानव वध नहीं, पशु वध समान है। गीता कहती है, यदि आप गीता को मानते हो, सही मायने में हिंदू हो, यदि हिंदुत्व को जानते हो, तो आपका मूल हक क्या है? आपका मूल हक संवैधानिक हक है, आपका राजनीति में हक है, आपका संविधान तहत हक है। वो हक क्या ये लोगों ने दिलवाया हमको? बोलो, 70 बरस से लूटा की हक दिलवाया, और हक के नाम पे सिर्फ लूटा नहीं, हमारे खून की नदियां बहा दी। यदि आप हिंदू हो, वास्तविक हिंदू हो, सही मायने में हिंदू हो, तो इन अत्याचारियों को छोड़ना ही पड़ेगा, और लाउड स्पीकर में मोहर लगाना ही पड़ेगा। बोलो, कितने लोग लगाओगे? लाउड स्पीकर में मोहर कितने लोग लगाओगे? मेरे हिंदू भाइयों, हाथ उठा के बताओ, सही मायने में यदि हिंदुत्व आपके दिल में है तो। दूसरी बात, अपने पराये की भी बात आ जाती है मेरे भाइयों, कि ये तो मेरा सगा संबंधी, ये तो मेरा रिश्तेदार, ये तो मेरा भाई भतीजा कम्युनिस्ट से चुनाव लड़ गया, कांग्रेस से चुनाव लड़ गया, जसपा से चुनाव लड़ गया, हम क्या करें? उसके लिए भी महाभारत युद्ध साझी है मेरे भाइयों। 18 दिन का महाभारत युद्ध प्रमाणित करता है, आपको संदेश दे रहा है कि मेरे हिंदू भाइयों, महाभारत में भी अंतिम लड़ाई में यही हुआ था। अर्जुन ने शस्त्र चलाना बंद कर दिया था, अपने धनुष को नीचे रख दिया था, और कहा था मैं अब तीर नहीं चला सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध, इसमें यदि आप अपना पराया देखोगे तो पूरी दुनिया से सत्य और न्याय मिट जाएगा, कोई आपको मानने वाला नहीं होगा, पूरी दुनिया में अंधकार छा जाएगा, और तुम्हारा दादा भीष्म पितामह भी सामने खड़ा है, तुम्हारा गुरु द्रोणाचार्य भी सामने भी खड़ा है, वो भी गलत रास्ते पे है, वो भी दुराचार्य न्याय अत्याचारी है, तो उसके खिलाफ भी तुमको तीर चलाना पड़ा। और मेरे भाइयों, हुआ यही महाभारत के युद्ध में, अर्जुन ने निसंकोच तीर चलाया और अपने लोगों का भी वध करके पूरी दुनिया को संदेश दिया कि यदि धर्म की लड़ाई हो, सत्य और न्याय की लड़ाई हो, तो वहां पे अपने पराये नहीं देखे जाते हैं, वहां पे देखा जाता है तो केवल सत्य और न्याय देखा जाता है। यदि आप सबके हक के लिए यदि हमारा भाई भी है तो वो भी मेरा दुश्मन होगा यदि उन अत्याचारियों के ग्रुप में जुटा है। इसलिए अपने पराये को नहीं देखना है, निसंकोच जनमत पार्टी को विजय करना है और पूरा के पूरा कब्जा करना है, पूरा के पूरा यहाँ पे पूरा के पूरा कब्जा कर करके जनता राज स्थापित करना है, एक घर एक रोजगारी की व्यवस्था करना है। और मेरे भाइयों को यहीं पे सारी सुविधाएं, यहीं पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहीं पे समाजवाद लागू करके पूरी दुनिया को नमूना पेश करना है कि कहीं की जनता, यदि दिल्ली की जनता केजरीवाल को बार बार जिता सकती है तो मधेश की जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। अब वो जनमत पार्टी के सिवा दूसरे के चुनाव निशान पे, लाउड स्पीकर के अलावा किसी निशान पे जो है मोहर नहीं मार सकती है। कितने लोग हाथ उठाओ, जरा हाथ उठा के बताओ कि लाउड स्पीकर पे ही मोहर मारेंगे पूरा दिलो दिमाग से। और कितने लोग हाथ उठाओ कि दूसरे को भी जनमत पार्टी में
वोट देने के लिए कहेंगे। हाथ उठा के बताओ, क्या आप लोग उधर जो बैठे हो नहीं हो जनमत पार्टी वाले? कौन है इधर वाले? मेरे भाइयों, मेरे माताओं बहनों के हाथ उठा के संदेश दे दो, उन अत्याचारियों को बता दो कि चाहे वो गाछी छाप, चाहे वो सूरज छाप, या हो छाता साफ छाप, सबका कर दो पत्ता साफ, बना लो अपना जनता। बहुत बहुत